सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा की सीमाएं, यानी किन किन फैक्टर्स की वजह से जो हमारा मूवमेंट पिछले लगातार कई सेशन से चल रहा था वो स्लो डाउन होता है। यानी किन किन फैक्टर्स की वजह से सीडीएम स्लो डाउन होता है ऑल ओवर द इंडिया। टॉपिक की बात करें तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसमें हमने टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने उसके हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट पढ़ा, और अब इस टॉपिक का लास्ट एस्पेक्ट है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। लेकिन हमको कहानी का जो स्टेप है, जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है, वो पता होना चाहिए और उसके बारे में हमें पता भी है। क्या पता है? हम लोगों ने कहानी को शुरू किया था और कहानी का नाम था भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि भारत में जो कंसाइसनेस है राष्ट्रवाद की जो चेतना है, किन किन फैक्टर्स की वजह से इमर्ज होती है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें कहानी 1920 के बाद से प्रॉपर फॉर्म में हमको देखने को मिल जाती है। जिसमें सबसे पहले जनवरी 1915 में महात्मा गांधी, एक महान लीडर, भारत में एंट्री लेते हैं और इस एंट्री के साथ ही भारत में मूवमेंट, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का एक अलग ही फिगर देखने को मिलता है। उसके बाद जनवरी 1921 में हमें एनसीएम देखने को मिलता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वहीं पे ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था फरवरी 1922 में क्या होते हैं, कॉल ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉल ऑफ हो जाता है। क्या? जो एनसीएम हमारा चल रहा था। इसके बाद मार्च 1930 में हमारा क्या शुरू होता है? सीडीएम। क्या शुरू होता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये मूवमेंट भी हमारा स्लो डाउन हो जाता है मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि कॉल ऑफ हो जाता है ये भी मूवमेंट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद समझ लीजिए स्लो डाउन ही हो जाता है। और इसके बाद फिर हमने अगला एस्पेक्ट देखा कि कैसे कैसे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, उनका नोशन क्या था, उनका एस्पिरेशंस क्या था। जिसमें हमने रिच पीजेंट देखा, पुअर पीजेंट जो कि गांव की तरफ थे, कंट्री साइड की तरफ थे। फिर हमने टाउन्स की तरफ, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेस क्लास की तरफ पार्टिसिपेशन देखा, और वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास थे शहर के क्षेत्र में, उनका किस नोशन के साथ पार्टिसिपेशन था ये देखा। और इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं ने किस नोशन के साथ किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उनका क्या रोल था, उनको क्या अचीवमेंट मिला, क्या नहीं मिला, इसको हमने देखा। यानी पार्टिसिपेंट्स को कैसे लोगों के बीच में ये जो मूवमेंट है कैसे अनफोल्ड हुआ। और अब हमारी कहानी पढ़ चुके हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी ये जो पूरा क्रोनोलॉजिकल आर्डर है आप समझ पाए होंगे। लेकिन इस चैप्टर की जो बेसिक थीम है उसकी अगर हम बात करें, इस चैप्टर की बेसिक थीम की अगर बात करें तो वो आपको पता होनी चाहिए। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको स्पष्ट कर दिया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे बेसिक थीम जो इस पूरे चैप्टर की है वो कुछ इस तरीके से है कि इन दिस चैप्टर वी विल पिकअप द स्टोरी। इस पूरे चैप्टर में हम कौन से स्टोरी को पिकअप कर रहे हैं? फ्रॉम 1920s, यानी 1920 से, एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि इस पूरे चैप्टर में 1920 के बाद से कहानी को हम लोग पिकअप करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। और मूवमेंट दो बड़े पढ़ते हैं जिसका नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए तमाम प्रयास किए, तमाम जो है प्रोग्राम को चलाए। एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और कैसे कैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी देखा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी देखा कि कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमने देख लिया। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। यानी कि अब इतना पैसेज पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पूरे चैप्टर की बेसिक थीम आपकी यही है। और इसमें से आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पार्टिसिपेशन पढ़ लिया। अब यानी कि आपका चैप्टर लास्ट एस्पेक्ट में, लास्ट स्टेप में क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। और उस टॉपिक का नाम है द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। यानी ये रहा हमारा क्रोनोलॉजिकल आर्डर, और इसी के तहत हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है? शुरू होता है। अब टॉपिक हमारा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि रीजन मतलब कारण, किसका? लिमिटेशन का, किसके? सीडीएम की। यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो लिमिटेशन थी उसके दो बड़े फैक्टर थे। एक फैक्टर था आपका कास्ट बेस पे,
दलित और ब्राह्मण के बीच की मामला, जिसकी वजह से दलित ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट आज वर्तमान के समय में बोलते हैं। और एक आपका फैक्टर था मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद की वजह से सीडीएम स्लो डाउन होता है। यानी कि ये दो रीजन थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीडीएम था वो स्लो डाउन होता है, उसकी लिमिटेशन आती है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम और ये आपका जो कास्ट बेस पे देखा जाए तो दलित और ब्राह्मण के बीच में जो मामला था, इस दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारा ये मूवमेंट क्या होता है, स्लो डाउन होता है। लेकिन फिलहाल बहरहाल कहानी क्या है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं एक एक पॉइंट करके। कह रहा है कि not all social group were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation untouchables who formed around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. एक ग्रुप ऐसा भी था जो 1930 तक आते आते, इस समय तक आते आते खुद को दलित और ऑप्रेस्ड यानी कि शोषित, वंचित, जो भी आप समझ लीजिए, ऐसे वर्ग के रूप में खुद को कहने लगा। और ये ग्रुप जो है कहीं ना कहीं अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज से क्या होने लगा, दूर होने लगा और खुद के अधिकारों की डिमांड करने लगा। कैसे कहानी है कि फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। अब मामला क्या है इसको समझते हैं कि लंबे समय से कांग्रेस ने क्या किया, इग्नोर किया दलित्स को। किसको किया, दलित्स को। और वो भी किसकी वजह से, किसकी कारण से, फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग, कि कहीं इस डर से कि ऑफेंड ना हो जाए कौन, सनातनीज। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कांग्रेस पार्टी में उस समय थे, जिनका दबदबा था, वर्चस्व था, जो भी था कह सकते हैं, वो आपका सनातनियों का ही था, हिंदू का ही था, ब्राह्मणों का ही था। तो इस चीज से वो ऑफेंड ना हो जाए, जिसको लेके कांग्रेस एक लंबे समय तक दलित को क्या करती है, इग्नोर करती है। दलित को क्या करती है, इग्नोर करती है। किसकी वजह से, हाई कास्ट हिंदू की वजह से। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट, लेकिन साथ ही साथ महात्मा गांधी जी इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। और ये भी साथ में कर देखिए, इग्नोर करते हैं, उसके पीछे तमाम कारण थे। मामला क्या है, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, एटमॉस्फेयर थे, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आज आप पढ़ के इस चीज को बोल सकते हैं गांधी जी यहाँ गलत थे, वहां सही थे, ये वहां सही थे, वहां गलत थे। आज कमेंट्री करना जो है बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसको अगर देखा जाए, मेजर किया जाए, तो शायद हो सकता है कि उस वक्त वही सही रहा हो। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी, इस चीज को भी देखा गया कांग्रेस में कि कांग्रेस ने दलित को क्या किया, इग्नोर किया लंबे समय तक, कि कहीं वो हाई कास्ट जो हिंदू हैं वो ऑफेंड ना हो जाए। दूसरी चीज क्या रहा कि महात्मा गांधी जी ने साथ ही साथ कहा कि स्वराज कभी भी, स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years, स्वराज वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक नहीं आएगा अगर एलिमिनेट नहीं किया गया क्या, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, अछूत वाली व्यवस्था को, छुआछूत जैसे चीजों को अगर एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तो करीब 100 सालों तक स्वराज नहीं आएगा। जिसके लिए गांधी जी ने कुछ काम भी किया, कुछ एफर्ट्स भी लगाए। देखिए, माना जाता है कि कांग्रेस ने भाई इग्नोर किया, लेकिन कांग्रेस ने और भी, जिसमें महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम भी किए। उन्होंने कहा भी कि दलित के साथ अनटचेबिलिटी वाला मामला न होने पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 100 सालों तक आप जो है एक प्रकार से कहा जाए तो स्वराज नहीं आ सकता। जिसके लिए गांधी जी ने कुछ काम भी किया। क्या काम किया, ही कॉल्ड द अनटचेबल, उन्होंने अछूत वाले सिस्टम को, यानी छुआछूत वाले सिस्टम को, या उस कास्ट यानी जो आपके डिप्रेस्ड क्लास वाले जो लोग थे उनको नया नाम दिया। नाम क्या दिया, हरिजन। क्या दिया, हरिजन। और हरिजन का मतलब क्या है, द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, यानी भगवान के बच्चे। क्या है, भगवान के बच्चे उन्होंने कहा। और साथ में क्या, देखिए ये सभी एफर्ट्स हैं, क्या है, एफर्ट हैं किसके, महात्मा गांधी जी के। किसके लिए, कि उनको भी समाज में एक पैरेलल खड़ा किया जाए, समाज में भी उनका भी प्लेस हो, उनकी भी व्यवस्थाएं, उनको डिप्रेस्ड क्लास न कहा जाए, बल्कि जो है वो भी समाज की एक अभिन्न अंग है। कुछ इस तरीके से चीजों को मेंटेन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कुछ कदम भी उठाए। क्या कदम उठाए, कि उन्होंने अनटचेबल्स को क्या कहा, हरिजन, जिनका मतलब होता है चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। क्या होता है, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल, और तमाम सत्याग्रह को भी ऑर्गेनाइज किया कि उनकी भी एंट्री हो सके, कहां पे, टेंपल्स में। एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, और जो पब्लिक वेल, जनता के लिए जो कुआं थे, तमाम चीजें थी पहले जमाने में, तमाम कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थी, उन सभी चीजों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने दलित वर्ग के लोगों को
मंदिर में प्रवेश कराने के लिए तमाम सत्याग्रह किए, और पब्लिक वेल्स में उनका एक्सेस दिलाने के लिए भी तमाम काम किए। पब्लिक वेल्स में, टैंक में, रोड एंड स्कूल, हर चीज में उनका एक्सेस कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने तमाम प्रकार के सत्याग्रह को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, और उनका नाम दिया हरिजन, और जिनको मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। साथ ही साथ ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, और महात्मा गांधी जी ने खुद भी टॉयलेट साफ किया। टॉयलेट साफ करके एक मैसेज दिया, टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, और भंगी का मतलब होता है द स्वीपर, सफाई कर्मी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि जो टॉयलेट की सफाई करते हैं उनको भंगी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा क्यों, ये सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं, ये सबकी ड्यूटी है, जो गंदगी कर रहा है और तो उसको साफ करने का भी काम होना चाहिए। ऐसा नहीं गंदगी कोई और करे, सफाई कोई और करे, हर व्यक्ति साफ कर सकता है, हर व्यक्ति गंदा कर सकता है। तो इस वर्क ऑफ भंगी को डिग्निफाई करने के लिए महात्मा गांधी जी ने खुद टॉयलेट क्या किए, साफ किए। एंड परसुएडेड अपर कास्ट, और साथ ही साथ अपर कास्ट जो उच्च वर्ग, उच्च जाति के जो लोग थे, उनको ही परसुएड किया, राजी किया कि टू चेंज देयर हार्ट, कि वो अपने हृदय को क्या करें, परिवर्तित करें, अपने आइडियोलॉजी में थोड़ा सुधार करें। एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी, और खुद के द्वारा जो सीन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाला जो पाप हो रहा है, वो खुद को वो त्याग दें। क्या कर दें, त्याग दें, यानी जो वो पाप कर रहे हैं उस चीज को वो त्याग दें। ये तमाम एफर्ट थे महात्मा गांधी जी के, जिसके थ्रू महात्मा गांधी जी ने इस जिसको डिप्रेस्ड क्लास बोल सकते हैं, जो दलित वर्ग थे, जो अनटचेबल थे, उनको भी समायोजित, एकोमोडेट करने का प्रयास किया महात्मा गांधी जी ने। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कुछ लोग तैयार होते हैं, लेकिन कुछ जो दलित लीडर थे, बट मेनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन a different political solution to the problems of the communities। उन्होंने कहा अपनी इस कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ सामाजिक रूप से ये जो काम किया गया, इट्स नॉट इनफ, हमें कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। इस सामाजिक समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें कुछ राजनीतिक समाधान भी करने पड़ेंगे। ये दलित लीडर के ये क्या था, कुछ दलित लीडर्स का क्या कहना था कि इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी इसका निकालना पड़ेगा। जिसके लिए दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए वो रिजर्व सीट मांगने लगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगे, एक अलग निर्वाचन मंडली की बात करने लगे, एक हमारी निर्वाचन पद्धति ही अलग हो, हमारे लीडर्स भी अलग हो, हमारा एक मतलब समझ लीजिए एक देश के अंदर एक अलग ही इलेक्टोरेट हो जाए, उसका संविधान ही अलग हो जाए, उसके जो लीडर्स वो भी दलित हों, जो चुनाव में वोट देने वाले हों वो भी अलग हों, और जो उनका नेता वो भी दलित हो। मतलब कहने का मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगे, रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिमांड करने लगे, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कुछ इस तरीके से समाधान करने की बातें कुछ दलित लीडर करना शुरू कर दिए। बात कहानी में आगे क्या बढ़ती है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव दैट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। तो उनका ये विश्वास था कि देखिए हमारी जो समस्या है इसका अगर हम पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल डिसेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। यानी हम जिस प्रकार के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाए तो हमारी जो सोशल डिसेबिलिटीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी, वो हल हो जाएगी। एंड दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसके बाद भी जो उनका पार्टिसिपेशन था किसका, दलित का, किसमें, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो बहुत ही कम था, बहुत ही लिमिटेड था। एंड पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्विट स्ट्रॉन्ग। यानी कि विशेष करके जैसे नागपुर और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र की बात करें जहाँ पे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था किसका, दलित का, वो बड़ा ही मजबूत था। वहाँ पे सीडीएम में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बहुत थोड़ा था, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मामला क्या बढ़ता है आगे, तो एक आपके जो नाम आप सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिन्होंने 1930 में एक दलित के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में, जिसमें क्या सभी दलितों को क्या ऑर्गेनाइज किया, क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, और क्लैश विथ महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। हम जानते हैं कि सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी जी लंदन गए थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी गए थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जब वहां गए थे तो वहां पर वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं वहां पर, और वहां पर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के थ्रू
सेपरेट इलेक्टोरेट की जब डिमांड करते हैं तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है, विवाद की स्थिति वहां पे बन जाती है, जिसको देख के अंग्रेज सोचते हैं कि अच्छा मौका है, बांट दिया जाए, क्योंकि उनकी पॉलिसी ही थी फूट डालो और राज करो, फूट डालो और क्या करो, राज करो। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगन अ फास्ट अनटू अ डेथ। और जब अंग्रेज इस बात पे राजी होने लगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के डिमांड पे राजी होने लगे, तो महात्मा गांधी को लगा कि ये तो हमारी जो पूरी व्यवस्था है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो उन्होंने कहा मैं फास्ट करूंगा अनटू द डेथ, फास्ट अनटू द डेथ, यानी कि आमरण अनशन करूंगा। क्या करूंगा, आमरण अनशन करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी को लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट एक देश के अंदर हो जाएगा तो वो पूरा देश ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हमारा देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो जबकि ये डिमांड थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कि हमको क्या बना दो भाई, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, लाइक दैट श्रीलंका में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग में, जिसके लिए महात्मा गांधी जी अड़ गए और आमरण अनशन कर दिया। और इसके बाद ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन ऑफ इनटू सोसाइटी, क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता था कि जो सोसाइटी को वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो कहीं कहीं डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, अगर ऐसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो उनका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से तो जब महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए तो होता क्या है, पूना पैक्ट। क्या होता है, पूना पैक्ट। यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि पूना पैक्ट क्या है, तो पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता है, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है इसी बात को लेके, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की वो डिमांड करते हैं और महात्मा गांधी जी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। तो चूंकि महात्मा गांधी जी एक फेमस पर्सनालिटी थे, उस वक्त पॉपुलर पर्सनालिटी थे, सभी लोग उनका सम्मान भी करते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानना पड़ा और गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, जिसके थ्रू क्या क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड Gandhiji's position and the result was Pune Pact of September 1932। और फाइनली 1932 में पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। इस पूना पैक्ट के थ्रू क्या मिला, इट गिव द डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास बोला जा रहा है यही बाद में क्या बनता है, शेड्यूल कास्ट। और आज भी हम सुनते हैं एससी वर्ग, यानी शेड्यूल कास्ट जो हम बोलते हैं, ये पहले क्या था, डिप्रेस्ड क्लास, जिसको किसने बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो किसने, पूना पैक्ट ने। पूना पैक्ट ने क्या दे दिया, डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट इन प्रोविंसेस एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्शन। मतलब वो हिस्सा लेंगे जनरल, उनका कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, वो जनरल इलेक्शन में ही हिस्सा लेंगे, आम आदमियों की तरह, आम लोगों की तरह ही वोट करेंगे, बस उनकी सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। क्या होंगी, सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। वो सीट चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, चाहे राज्य स्तरीय पे हो, चाहे केंद्र स्तरीय पे हो, उनकी सीटें क्या होंगी, रिजर्व होगी और वो जनरल इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करेंगे, उनका कोई सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होगा। इस पूना पैक्ट के थ्रू मतलब कुल मिलाजुला के सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई, आरक्षण उनके लिए निर्धारित कर दिया गया। एंड द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो अब आप समझ चुके हैं कि पूना पैक्ट के थ्रू ये चीजें हो जाती हैं, लोग एग्री कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दलित मूवमेंट थे वो फिर भी उनके अंदर अप्रहेंसिव था, क्या आशंकाएं थी, किसके प्रति, दो कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, यानी कि वो इस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो शंका की निगाहों से, शक की निगाहों से कांग्रेस पार्टी को देखा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हाई कास्ट जो हिंदूज हैं उनको सपोर्ट करने वाली पार्टी तो हमें सपोर्ट करेगी नहीं। तो ये मामला रहा आपका पहला फैक्ट, पहला फैक्टर जिसमें महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, क्लैश होता है, और फाइनली एग्रीमेंट बनता है पूना पैक्ट के थ्रू और उनको मिलता है रिजर्व सीट्स। क्या मिलती हैं, रिजर्व सीट, कहाँ कहाँ पे, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये मामला पूरा रहा पहला कारण, जिसमें कि आपका हिंदू के अंदर जो कास्ट बेस पे, हिंदू के अंदर कास्ट बेस पे आपका अनटचेबल और ब्राह्मण्स के बीच में विवाद की वजह से पूरी स्थिति क्या होती है, इतनी बड़ी बनती है और फाइनली सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जाती है, जिसको गांधी जी ने रोका और रिजर्व सीट देके उनको भी अपने साथ, अपने एक देश में एक साथ रख लिया। ये काम मामला था, लेकिन इसकी वजह से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया और दलित उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बहुत बेहतर तरीके से। यानी कि जो हम लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पढ़ रहे हैं, तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, अनटचेबल और ब्राह्मण के बीच का मामला। किसके बीच का मामला, अनटचेबल और ब्राह्मण के बीच की वजह से मूवमेंट क्या होता है, लिमिटेशन, मूवमेंट की लिमिटेशन आती है, मूवमेंट स्लो डाउन होता है। दूसरा फैक्टर जो है वो फैक्टर हमारा है मुस्लिम और
मुस्लिम और हिंदू के बीच का विवाद, यानी पहला था अनटचेबल्स और ब्राह्मण के बीच का विवाद, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारा क्या होता है, स्लो डाउन होता है। दूसरा कारण क्या है, मुस्लिम और हिंदू के बीच, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विवाद थे, जो क्लैश थे, इसकी वजह से भी ये सीडीएम जो मूवमेंट था वो क्या होता है, स्लो डाउन होता है। क्या होता है, स्लो डाउन होता है। तो अब ये पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे लिमिटेशन की बात करें अगर मुस्लिम लीडर्स की, तो हिंदू और मुस्लिम क्लैश, डिस्प्यूट और तमाम ऐसी फैक्टर्स की वजह से किस प्रकार से मूवमेंट स्लो डाउन होता है उसकी बात तो लिखा है कि सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. देखिए, हम जानते हैं कहानी को, एनसीएम महात्मा गांधी जी जनवरी 1921 में लॉन्च किया। अब एनसीएम जब लॉन्च होता है तो महात्मा गांधी जी उसके बड़े सोचे थे, हिंदू अगर बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना है तो हिंदू और मुस्लिम को एक अम्ब्रेला के अंडर लाना पड़ेगा, और इन दोनों को एक साथ लाकर ही बड़े नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, एक बड़े ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करना है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जिसके लिए वो खिलाफत इशू का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं, खिलाफत इशू का सहारा लेते हैं। खिलाफत इशू को आपका जोड़ देते हैं हिंदू के साथ, तो हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और बड़े मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनली कॉल ऑफ हो जाता है तो उसके बाद भाई मुस्लिम तो जुड़े थे खिलाफत इशू के लिए, लेकिन जब मूवमेंट बंद हो जाता है तो अगली बार अगर कोई मूवमेंट होगा तो वो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो वही बात लिखा है इसमें कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था उसके डिक्लाइन के बाद अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम, एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो हिंदू को सपोर्ट करती है, हिंदू मेजोरिटी पार्टी है और हिंदुओं को ही सपोर्ट करती है। मामला क्या बढ़ता है कि मिड 1920s, the Congress come to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. 1920 के बाद की बात करें, उस टाइम पीरियड की बात करें तो जो कांग्रेस थी वो अटैच्ड दिखती थी किसके साथ, हिंदू वर्ग के साथ बहुत ज़्यादा। जैसे कि चाहे कोई भी हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप हो उन सभी के साथ मोर विजिबली एसोसिएटेड दिखती थी कौन, कांग्रेस पार्टी। चाहे जैसे कि कोई हिंदू महासभा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो हिंदू से रिलेटेड हो, उन सभी चीज़ में कांग्रेस का जो एसोसिएशन है वो काफ़ी अटैच्ड दिखता था, जिसकी वजह से मुस्लिम क्या धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगे, अलग करने लगे कांग्रेस से। एट द रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम worsened, each community organized religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clash and riot in the various cities. देख लीजिए मामला क्या बन गया, बढ़ते बढ़ते हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई क्या होती है, बढ़ जाती है और आज तक बनी हुई है। आज हम लोग को अगर इसको सॉल्व करना है तो सबको एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ भाई बन के अगर रहेंगे तो बड़ी शांति और सौहार्द पूरे देश में बनी रहेगी। ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो लोग उसको जो है ज्वलंत मुद्दा बना देते हैं, बर्निंग इशू बना देते हैं, जिसका फायदा पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो आपस में लड़ती है, जिसका फायदा पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सारी किताबें हमको सिखा रही हैं कि जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं, ये सभी घटनाएं जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सीख करके आगे इंप्लीमेंट करके उन सभी जैसे स्थितियों को उभरने से बच सकते हैं अपने आप को। जैसे आप जेंडरिज्म कास्ट पढ़े, कम्युनल वायलेंस पढ़े, कम्युनिज्म पढ़े, सेक्युलरिज्म पढ़े, तो एक सेक्युलर माइंड कैसे काम कर सकता है, एक कम्युनल माइंड कैसे काम कर सकता है, कैसे दो ग्रुप को आपस में लड़ाता है, अलग करता है, उसकी थिंकिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ा। तो पढ़ लिए तो समझ लिए तो वर्तमान में इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन जनता समाज में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि अगर लिटरेसी को थोड़ा सा पढ़ते समय सिर्फ कोर्स समझ के ना पढ़ा जाए और अच्छे से अगर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए वास्तव में एवरीडे लाइफ में इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद कोई समस्या आए ही ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे दोनों हो, सब आपस में मिलकर रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन कह रहा है कि एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सेंड इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइज, जैसे ही हिंदू और मुस्लिम के बीच स्थिति क्या होती है, वर्ष होती है, तो दोनों कम्युनिटीज प्रत्येक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने लगते हैं अपने अपने रिलीजियस प्रोसेशन को। उधर हिंदू आंदोलन कर रहा है, इधर मुस्लिम आंदोलन कर रहा है, और साथ ही साथ मिलिटेंट फर्वर भी देखने को मिलता है किसके लिए, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश और राइट्स इन वेरियस सिटीज।
अलग अलग शहरों में हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैश, राइट्स, दंगे, तमाम चीजें में लगातार अलग अलग विभिन्न शहरों में भारत के देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच की स्थिति वर्ष होती रहती है। एवरी राइट्स डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, और हर राइट्स क्या कर रहा है, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीडर मेड एफर्ट टू renegotiate an alliance in 1927. It appeared that such a unity could be forced. प्रयास होता है रीनेगोशिएट करने का कि भाई हिंदू और मुस्लिम को क्या किया जाए, एक साथ लाया जाए, फिर से रीनेगोशिएट किया जाए। बट द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो देखिए, आपका हिंदू और मुस्लिम को लाने का साथ में प्रयास भी हुआ और दोनों के बीच में शंकाएं थी। वो कांग्रेस से थोड़े दूरी बनाए, कौन, मुस्लिम, क्योंकि उनको लगा कि हिंदुओं को ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, काफ़ी क्लोजर है, काफ़ी जो उनसे एसोसिएटेड है और उन्हीं की मेजोरिटी के साथ वो काम करती है कांग्रेस। तो इसकी वजह से मुस्लिम अलग हो गए, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या क्लैश देखने को मिलता है, राइट्स देखने को मिलता है। फिर मामला जो है रीनेगोशिएट करने का एफर्ट्स भी होता है कि इनके बीच में यूनिटी को फोर्स किया जाए, क्या किया जाए, यूनिटी को फोर्स किया जाए। लेकिन मामला यहाँ फंसता है कि फ्यूचर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर के रिप्रेजेंटेशन को लेके, फ्यूचर असेंबली में रिप्रेजेंटेशन को लेके ये सारी समस्याएं फिर से एक बार क्रिएट होती हैं और मामला आगे बढ़ता है क्या, फिर से वही जो अभी जस्ट हमने महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पढ़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग का एक लीडर जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग का एक लीडर था, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। वो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग से निर्वाचन मंडली की बात करता है, निर्वाचन पद्धति की बात करता है कि हमें अलग विधानमंडल, हम अलग, जैसे सेम वैसे हमारे जो है व्यवस्था ही पूरी क्या हो, अलग हो, चुनाव की पूरी पद्धति हमारी क्या हो, अलग हो, हमारे लीडर्स भी मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम हो, हमारी व्यवस्था ही पूरी वैसी हो। तो सेपरेट इलेक्टोरेट समझ लीजिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो बात तो होती है, विवाद भी होते हैं, फिर बाद में सोल्यूशन भी खोजा जाता है और बाद में गिव अप भी कर देते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना, किस चीज को, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को। कब, अगर इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट, अगर मुस्लिमों के लिए एश्योर्ड कर दिया जाए रिजर्व सीट, कहां पे, सेंट्रल असेंबली और एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जैसे बंगाल और पंजाब। अब बंगाल का मतलब क्या है, आज का बंगाल मत समझिए आप, उस वक्त का बंगाल का मतलब समझ लीजिए बांग्लादेश आज का, और पंजाब मतलब वो पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं वहाँ पे उनका क्या कर दिया जाए, सीटें, सेंट्रल असेंबली की, उनका रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें उनके सेट कर दी जाए, उनके लिए एश्योर्ड कर दिया जाए रिजर्व सीट। कहाँ पे, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं, जो क्षेत्र मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं जैसे कि बंगाल और पंजाब, उसमें उनकी सीटों को क्या कर दिया जाए, एश्योर्ड कर दिया जाए। तब हम क्या करेंगे, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप कर देंगे। Negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1998 disappeared when M.R. Jayakar, ये नाम आप याद रखिएगा, हिंदू महासभा के जो एक प्रमुख लीडर थे, M.R. Jayakar ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स ऑफ क्या, ये जो कंप्रोमाइज वाला मामला था। देखिए नेगोशिएशन चल रहा था, ये जो क्वेश्चन था उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, मतलब रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू था, बट ये सभी आशाएं जो रिजॉल्व करने की जो उम्मीदें थी वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर्ड हो जाती है। जब एम.आर. जयकर जो कि हिंदू महासभा के जो है लीडर थे, उन्होंने इस कंप्रोमाइज का विरोध करना शुरू कर दिया, तो ये उम्मीदें भी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मामला क्या बनता है उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। तो जब दोबारा CDM लॉन्च होता है तो हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाते हैं, सस्पेंशन, हिंदू और मुस्लिम, आप समझिए विवाद की वजह से जो मुस्लिम लीडर थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से महात्मा गांधी जी चाहते हैं, या फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन।
So alienated from the Congress, large section of the Muslim could not respond to the call for the united struggle. जिसकी वजह से जब कॉल किया गया, कॉल मतलब एक यूनाइटेड स्ट्रगल की बातें की गई, उसको रिस्पॉन्ड करने की बात की गई, तो एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लीडर थे वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं. एंड मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया. और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी लोग थे मुस्लिम कम्युनिटीज में, वो अपनी इस बात पे चिंता जाहिर करने लगे कि एक देश, जिस देश में हिंदू बाहुल्य देश है, उसमें मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी की स्थिति, उनका स्टेटस कैसा रहेगा, इन सभी बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में चिंता करना शुरू कर दिए. यहाँ तक कि वो सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बल्कि वो चिंतित थे इस बात पे कि एक मुस्लिम होते हुए हम लोग माइनॉरिटी में है, तो हमारा स्टेटस कैसे मेंटेन होगा, हम कैसे रहेंगे एक ऐसे देश में जहां पे हिंदू मेजोरिटी में है. वो इन सभी बातों पे चर्चा करने लगे. दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजोरिटी. उनको ये डर था कि हिंदू मेजोरिटी या हिंदू डोमिनेटेड मेजोरिटी वाले देश में माइनॉरिटी के जो कल्चर्स हैं, माइनॉरिटी की जो आइडेंटिटीज हैं, वुड बी सबमर्ज्ड, वो क्या हो जाएंगी, दब मर्ज हो जाएंगी, दब जाएंगी, या फिर उनको स्थान नहीं दिया जाएगा. इन सभी बातों को लेके उनके बीच में फियर बना हुआ था. तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और एम.आर. जयकर को लेके मामला सामने आया, और वहीं पे पिछला हमने मामला पढ़ा तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में लेके मामला बना. तो यानी कि ये दो ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से हमारे इस मूवमेंट की लिमिटेशन हमें देखने को मिल जाती है. ये दोनों मूवमेंट की हमें लिमिटेशन, सीडीएम की हमें क्या देखने को मिल जाती है, लिमिटेशन. यानी कि दलित और मुस्लिम ये दो ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से सीडीएम स्लो डाउन होता है, और फाइनली ये कालाब भी होता है, और उसको उस तरीके से फुल फ्लेजेड एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट नहीं बन पाता है बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन. एक आपका ये विवाद, दलित और ब्राह्मण के बीच का विवाद, और एक आपका हिंदू और मुस्लिम के बीच का विवाद. क्योंकि दोनों चीज़ों में, दोनों कंडीशंस में दलित भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे और मुस्लिम भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे. तो ये सारी कहानी थी पूरी लिमिटेशन की, और इस लिमिटेशन के थ्रू आपका जान सकते हैं कि सीडीएम आपका फाइनली क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है. और ये पूरी कहानी का अंतिम पार्ट भी था. अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. जैसे हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, उसी तरह ये भी उसके लास्ट में जब हमने पढ़ा तो उसमें भी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पढ़ा था. तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसमें भारत माता के बारे में देखेंगे, उनकी पेंटिंग को देखेंगे, उनकी पिक्चर्स को देखेंगे, तमाम चीज़ों को जानते हुए इस पूरे चैप्टर को क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ कंप्लीट कर लेंगे. तो आई होप जितने भी सेशन अब तक लगातार चल रहे थे, उन सभी सेशन के थ्रू हमने इस पूरे चैप्टर को एक एक कड़ी, एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग, एक एक सब टॉपिक सबको जो है ब्रेक डाउन किया डिटेल वे में. सो इसी के साथ हम आज के सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं. थैंक यू एवरीवन. और 1 से 2 सेशन, यानी मैक्सिमम 1 से 2 सेशन आपका, मैक्सिमम 2, कम से कम 1, यानी कि 1 से 2 सेशन में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में पिन करिए कि किस चैप्टर को, किस सेक्शन को, ज्योग्राफी को, कि इकोनॉमिक्स को किसको पढ़ाया जाए और किसको स्टार्ट किया जाए. इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं. थैंक यू एवरीवन. पढ़ते रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू.